स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिह्नित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में या फिर खरोष्टी पांडुलिपि में। तो देखिए, जो आपका बर्ली शिलालेख है वह ब्राह्मी पांडुलिपि में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं बर्ली शिलालेख या फिर बर्ली शिलालेख की। तो देखिए, यह कहाँ पर स्थित है? यह आपके अजमेर केकड़ी में स्थित है। इसके अलावा यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस अभिलेख के बारे में, वह इसे कहाँ से प्राप्त किया गया? तो इसे बलोट माता के मंदिर से प्राप्त किया गया है। यह किस लिपि में है? तो देखिए, यह आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह इसके बारे में कुछ डिटेल्स थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? ऑप्शंस हैं मंडोर शिलालेख, नंदस्यूपा स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख या फिर बिजौलिया शिलालेख। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिहारों का इतिहास जो है वह मंडोर का शिलालेख बताता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मंडोर के शिलालेख के बारे में यदि पढ़ें तो यह आपके जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा यह जो मंडोर का दूसरा शिलालेख है वह गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था। इसमें इनकी वंशावली, विष्णु व शिव पूजा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? ऑप्शन हैं घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या फिर आपका दौलतपुर अभिलेख। तो देखिए, प्रतिहारों को लक्ष्मण यानी कि सौमित्र से उद्भूत हुआ कहा गया है आपके ग्वालियर अभिलेख में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं तो यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था आपके मिहिर भोज प्रथम ने। यह एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, यह किस लिपि में है? तो देखिए, यह है आपका ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है। और यदि बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक थे भट्टादिनक के जो पुत्र थे बालादित्य, वह इसके लेखक थे। इनका हमें नाम याद रखना है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली एवं उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? पुर के ताम्रपत्र, चौकली के ताम्रपत्र या फिर आपके रणकपुर प्रशस्ति या चौथा चीरवे का शिलालेख। तो देखिए, जब हाड़ी की जो रानी थी उन्होंने जौहर में प्रवेश किया तो उस समय भूमि अनुदान उन्होंने दिया था, और इसके जो साक्ष्य हैं या इसका जो स्रोत है वह आपको मिलता है पुर के ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। पुर के ताम्रपत्र के बारे में जानते हैं तो इसका समय काल है 1535 ईस्वी। यह किस समय का है? तो यह बहादुर शाह जो था उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और उस समय रानी कर्मावती जो थी उनके नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर में प्रवेश कर लिया था। उस घटना का इसमें वर्णन है। वह इससे यह भी पता चलता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। अगला प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? पुर ताम्रपत्र, चिकली ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र या फिर आहड़ ताम्रपत्र। तो देखिए, किसानों से जो विविध लाग बागें वसूल की जाती थी उनका वर्णन आपको मिलता है चिकली ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति या फिर बिजौलिया अभिलेख। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हर्ष पर्वत शिलालेख। इसके बारे में जानते हैं तो इसे हर्षनाथ की प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हर्षनाथ मंदिर आपका सीकर में है, वहाँ पर यह स्थित है। इसमें क्या वर्णन है? तो देखिए, इसमें वर्णन दिया गया है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वह अल्लट द्वारा
किए करवाया गया था, इसका इसमें वर्णन है। इसके अलावा इसमें चौहानों की वंशावली है, उपलब्धियां हैं, आदि चीज़ें हैं। और यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का भी उल्लेख मिलता है। इसमें वागड़ जो क्षेत्र था उसको वारगढ़ कहा गया है, यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है किस ग्राम से, वह आपको बताना है। ऑप्शंस हैं माछा से, धुलेव से, सिंगोली से या पदराड़ा से। तो देखिए महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख आपको पदराड़ा से मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो आपके ऑप्शंस हैं बिजोलिया, नेमिनाथ, गोसुंडी और बुचकला अभिलेख। अब ऑप्शंस पर आते हैं। तो देखिए इनका सही आरोही क्रम कौन सा होगा, 1, 2, 3 और 4, या फिर 3, 4, 1 और 2, या फिर 3, 2, 4 और 1, या 3, 2, 1 और 4। तो देखिए सब तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर है। पहले आपका गोसुंडी अभिलेख आता है, फिर आपका बचकुला अभिलेख, फिर बिजोलिया का अभिलेख और फिर आएगा यहाँ पर आपका नेमिनाथ का अभिलेख। इनके बारे में यदि और हम देखें तो देखिए गोसुंडी अभिलेख आपका 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और बुचकला का जो अभिलेख है वह 815वीं ईस्वी का है। बिजोलिया का जो अभिलेख है वह 1170 ईस्वी का है, हमने पढ़ा था। और नेमिनाथ यानी कि आबू का जो अभिलेख था वह 1230 ईस्वी का है, ये हमने पढ़ा है। तो ये इनका आरोही क्रम होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। नरवर्मा गुहिल, जोगेश्वर चौबीसा, महाराणा राज सिंह या फिर सामंत सिंह। तो देखिए ये इसके पीछे जो उत्कीर्ण है वह है आपका नरवर्मा गुहिल। अब बात करते हैं हम रसिया की छत्री के शिलालेख की। तो इसका जो कालक्रम है, जो इसका समय है वह है आपका 1274। इसके बारे में जानते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और जो इसके बारे में अन्य चीज़ें हैं कि इस उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बापा से नरवर्मा तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसकी रचना किसने की थी, तो देखिए इसकी रचना की थी वेद शर्मा ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। अचलेश्वर, मानमोरी, सामोली या फिर बिजोलिया। तो देखिए चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है आपके मानमोरी के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। मानमोरी के लेख के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यह आपका 713वीं ईस्वी का है, और ये एक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें अमृत मंथन की कथा आपको मिल जाएगी। 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख मिलेगा, 4 मौर्य राजाओं का यहाँ पर उल्लेख आपको मिलेगा। बात करें यदि हम रचयिता की, तो इसकी रचना की थी पुष्य ने, जो कि नागभट्ट का पुत्र था। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे, तो इसके उत्कीर्णकर्ता थे शिवादित्य। यह कर्नल टौड़ को जो है चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में वर्णन दिया गया है, तो इसमें राजा जो थे वो इस समय क्या क्या कर लेते थे, युद्ध में किन किन हथियारों का कैसे प्रयोग करते थे, और बाकी की चीज़ों का यहाँ से हमें पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर चित्रांगद मौर्य जो था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। उसका यहाँ पर उल्लेख है और लिखा हुआ है कि इसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़ या पाली। तो देखिए हमने अभी पढ़ा मानमोरी शिलालेख जो है चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। यह कर्नल टौड़ को चित्तौड़गढ़ में मिला था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं, यह हमें बताना है। तो देखिए अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, चीरवा शिलालेख 987 ईस्वी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। तो देखिए ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3 या 1, 4। तो देखिए बिजोलिया शिलालेख
जो है उसको हम पढ़ चुके हैं कि वो 1170 ईस्वी में उसका समय था। तो यह आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जिनमें है वह सही उत्तर है, चौथा आपका हट जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आपके और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उनकी, तो आपका दिया गया है यहाँ पर अचलेश्वर शिलालेख 1285, चीरवा शिलालेख 987। तो देखिए चीरवा शिलालेख का हमने पढ़ा था, यह आपका 1273 में जो है मिला था। तो यानी कि तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें 3 है उसे भी हटा देंगे, तीसरा और पहला भी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अचलेश्वर शिलालेख आपका 1285 में, बिजौलिया शिलालेख 1170 और चीरवा शिलालेख जो था वो 1273 में था, या 987 ईस्वी है तो वो हट जाएगा। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में। और कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं जिनका समय दिया गया है, तो उन्हें भी जान लेते हैं। तो देखिए श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति का लेख 1439 ईस्वी। ये कुछ और हमें इम्पोर्टेंट जो है शिलालेख का टाइम पीरियड दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या फिर आपका जैसलमेर। तो देखिए नाथ प्रशस्ति जो है वह आपकी मेवाड़ से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। तो यह उदयपुर के लकुलिश मंदिर में लगी हुई है। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है? तो देखिए इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग है। और लिपि यहाँ पर देखेंगे तो आपको देवनागरी लिपि देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको ब्राह्मणी लिपि जो है देखने को मिल रही थी। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? ऑप्शंस हैं आपके जयपुर, बीकानेर, अलवर या भरतपुर। तो देखिए आलमशाही मुगलिया सिक्का जो है वह आपके बीकानेर में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सन 1759 में बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के जो हैं वह डाले गए थे। इन सिक्कों पर फारसी में सिक्के मुबारक साहब किरनसानी आलम बादशाह गाजी लिखा हुआ था। अगला प्रश्न है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर या गजोधर। तो देखिए अपराजित का शिलालेख जो है वह दामोदर द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और इसके बारे में यदि बात करें तो यह मेवाड़ के गोहिल शासक जो थे अपराजित, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पंचमार्क जो सिक्के थे उनके बारे में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिले थे वह हमें बताना है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो सबसे पहले पंचमार्क सिक्के आपको राजस्थान से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पर मिले, वह सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम जो हमारा पुरातात्विक स्थल वाला चैप्टर था वहाँ हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के भी बैराठ में जो है आपको पंचमार्क सिक्के मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? ऑप्शन है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, आपके 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। यह प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय माना गया है। अगला प्रश्न है, डोरियाँ क्या है? स्त्रियों का कर्णाभूषण विशेष, ओढ़ने का वस्त्र, चादर या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। तो देखिए डोरियाँ आपका जैसलमेर राज्य का एक प्राचीन सिक्का था, तांबे का बना हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए गादिया के जो सिक्के थे वह आपके मेवाड़ में चलते थे। ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये मेवाड़ में जो है हूणों द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के जो थे उनको आप गदिया सिक्के कहते, गदिया या गादिया सिक्के उन्हें कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य का सिक्का इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, रामशाही, रावशाही, डोडिया या ये सभी। तो देखिए इनमें से कोई सा भी जो है मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। मेवाड़ के सिक्कों के बारे में यदि हम जानें
तो मेवाड़ में चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, गोपाल शाही या शाह आलमी सिक्के चलते थे। इन सिक्कों के हमें नाम याद रखने हैं। कौन कौन से सिक्के थे एक और बार देख लेते हैं। चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, गोपाल शाही और शाह आलमी। अगला प्रश्न है, झाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? ऑप्शंस हैं आपके पास जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या जयपुर। तो देखिए झाड़ शाही सिक्का जो था वह आपका जयपुर में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। यहाँ के जो कछवाहा शासक थे उन्होंने मुगल काल में जो है झाड़ शाही सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे? विजयशाही, भिलाड़ी, दिनार या फिर झाड़शाही। तो हमने अभी पढ़ा कि मुगल काल के दौरान झाड़शाही सिक्के जयपुर में चलते थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और जारीकर्ता सम्मिलित नहीं है? झाड़शाही जयपुर राज्य हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल सम्मिलित है। विंशोपक चहमान वंश, विजयशाही बीकानेर राज्य और आपका डब्बूशाही मारवाड़ राज्य। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि विजयशाही सिक्के जो थे वो जोधपुर में चले थे। ये बीकानेर ना होकर के जोधपुर में चले थे। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अखेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर या फिर गजशाही जोधपुर। तो हमने अभी पढ़ा विजयशाही आपके बीकानेर नहीं जबकि जोधपुर के थे। लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? ऑप्शन है नागौर, कुचामन, सोजत या फिर जोधपुर। तो देखिए लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही जो सिक्के थे उनका निर्माण आपके सोजत पाली में होता था। अगला प्रश्न है, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? करौली, भरतपुर, अलवर या धौलपुर। तो देखिए रावशाही सिक्के जो थे वह आपके अलवर में चलते थे। अलवर में जो और अन्य सिक्के चलते थे उनके नाम थे अखेशाही, रावशाही एवं तांबे के रावशाही, टका या टक्का जिसे बोलते थे, और अंग्रेजी पावाना सिक्का। ये सिक्के जो हैं आपको बार बार याद रखने पड़ेंगे इनके नाम की कौन से कहाँ पर चलते थे। आगे के प्रश्नों पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो देखिए जो विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्के थे वो बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी उनके शासनकाल में चले थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। इसके बारे में यदि और जाने तो ये चांदी के सिक्के थे जिन पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, महारानी विक्टोरिया का चेहरा छपा होता था और इन्हें महाराजा गंगा सिंह बहादुर जो थे एक तरफ उनका नाम लिखा होता था, उन्होंने इन्हें चलाया था। अगला प्रश्न है, ढींगला, भींडरिया, नाथद्वारिया हैं मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के? मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम? तो देखिए हमने पढ़ा था ढींगला जो है मेवाड़ में प्रचलित सिक्के थे, भींडरिया, नाथद्वारिया भी मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। और जो हमने नाम पढ़े थे जिन सिक्कों के मेवाड़ के वह थे ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया हमने पढ़ा था, भींडरिया, नाथद्वारिया हमने अभी पढ़े हैं। एवं यदि हम बात करें चांदी के सिक्के तो उनको ध्रम या वह रूपक कहा जाता था और जो तांबे के सिक्के थे उनको कारशापण कहते थे। ये नाम हमें याद रखने हैं। एक और बार देख लेते हैं। मेवाड़ में तांबे के जो सिक्के थे वे ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भींडरिया, नाथद्वारिया सिक्के थे। चांदी के सिक्कों का नाम ध्रम व रूपक था और तांबे के एक और सिक्के चलते थे जिनको हम कारशापण कहते थे। अगला प्रश्न है आपका, 31 आना रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ऑप्शन है कुचामन, मेड़ता, जोधपुर या फिर सोजत।
तो देखिए जो कुचामन के ठाकुर थे उन्होंने चलवाया था आपका 31 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और इन्होंने किसकी आज्ञा से, तो देखिए इन्होंने महाराजा मानसिंह की आज्ञा प्राप्त कर कर चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया था। और इसके अलावा इसको बोपू शाही और बोरसी रुपया भी कहा जाता था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ। तो देखिए जब अकबर ने मेवाड़ पर या फिर कहते हैं कि चित्तौड़ विजय जब करी तो उसके बाद उसने मुगल सिक्का एलची वहाँ पर प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। इसके बारे में और देखते हैं। सिक्का एलची तो ये चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत यहाँ पर जारी करवाया एवं जहांगीर आदि के ढाले गए सिक्के सिक्का एलची कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी या फिर सायली देवी। तो देखिए जो सोमल देवी थी, सोमलेखा जिनका नाम था, उन्होंने अपने नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। वह ये अजय राज की रानी थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या फिर कोटा। तो देखिए नाद की शिव प्रतिमा जो है वह अजमेर से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? बात करें यदि दस्तूर कोमवार की, इसमें ऑप्शन दिए हैं बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो देखिए इसमें आपको वर्णन मिलता है जयपुर राज्य से संबंधित। इसके बारे में यदि देखें तो यह अभिलेखों की एक महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है जिसमें जयपुर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की आपको जानकारी मिलती है। दस्तूर एक फारसी शब्द है और कौम जो है उसका अर्थ होता है जाति, दस्तूर का अर्थ होता है नियम और क्या क्या नियम, कायदे, कानून, वह सब। तो इस प्रकार हमने जो है अपना जो सेकंड चैप्टर था पुरातात्विक स्रोत वह पूरा कर लिया है। अगली वीडियो से हम अपना नया टॉपिक चालू करेंगे।